चलिए क्लास अपनी लेते हैं। आज हम पढ़ाएंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की तरह विशुद्ध तौर पर राजनेता नहीं थे, लेकिन फिर भी राजा राम मोहन राय को देश विदेश की राजनीति में गहरी दिलचस्पी थी और विशेष रूप से ब्रिटिश राजनीति का राजा राम मोहन राय को बहुत अच्छा ज्ञान था। इसी आधार पर उन्होंने भारत में राजनीतिक और सामाजिक चेतना को जागृत करने का प्रयास किया और इसी आधार पर उन्हें नव भारत का संदेशवाहक कहा जाता है। पुनर्जागरण काल के पुरोधा के रूप में राजा राम मोहन राय को याद किया जाता है। तो राजनीतिक विचारों के अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में अपनी बात रखी। उनकी मान्यता थी कि जैसे अन्य व्यक्तिवादी विचारक थे, यूरोप के लॉक हैं, ग्रोशियस हैं, थॉमस पेन हैं, तो ऐसे व्यक्तिवादी विचारकों की तरह उनका भी मानना था कि व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति संबंधी जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो व्यक्ति को मिलने तो चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उनका मानना ये था कि ये समाज निरपेक्ष नहीं है, यानी समाज के हित में और जनता के हित में राज्य इन पर नियंत्रण रख सकता है, इनका नियमन कर सकता है। तो इस प्रकार से जो राजा राम मोहन राय थे वो यूरोप के व्यक्तिवादियों की तरह कोरे व्यक्तिवादी नहीं थे और व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उसमें व्यक्ति के हित को ध्यान में रखते हुए उसके हित के संरक्षण और संवर्धन के लिए यदि राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जाए तो इसकी उन्होंने पैरोकारी की। राजा राम मोहन राय न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के भी समर्थक थे। उन्होंने कहा कि जैसे व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता बहुमूल्य है, ठीक उसी प्रकार से देश के लिए भी स्वतंत्रता बहुत कीमती है। तो स्वतंत्रता के साथ साथ वो लोकतंत्र के भी पक्षधर थे, यानी एक राष्ट्र स्वतंत्र भी हो और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वहां पर हो, निरंकुश और दमनकारी शासन के राजा राम मोहन राय विरोधी थे। इसी कारण उन्होंने उस समय तुर्क साम्राज्यवाद के विरुद्ध यूनानियों के स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थन किया, दक्षिण अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का सक्रिय समर्थन किया। राजा राममोहन राय ने हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश शासन से सीधे भारत की आजादी की मांग नहीं की थी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि शासन प्रशासन में सुधार होना चाहिए और अधिकतम जो शासन का संचालन है वो भारतीय परिस्थितियों और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उस पर कानून बने, उसी के अनुसार उनका संचालन हो तथा ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों की इसमें भागीदारी होनी चाहिए, भारतीयों के द्वारा ही इसका संचालन होना चाहिए। राजा राममोहन राय के स्वतंत्रता के चिंतन में हमें ये विरोधाभास देखने को मिलता है कि वे ब्रिटिश शासन के लिए प्रशंसा का नज़रिया रखते हैं, लेकिन उस समय की स्थिति ऐसी थी कि सामाजिक या राजनीतिक चेतना का बहुत ज़्यादा जैसे कहें कि नहीं थी, लोगों के अंदर अभाव था और ऐसी स्थिति में
देश की आज़ादी की मांग करना और उसके लिए प्रयास करना असंभव ना हो, लेकिन फिर भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से कठिन बहुत था। तो इसीलिए वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही शासन और प्रशासन में सुधार के हामी थे, सुधार के पक्षधर थे। प्रेस की स्वतंत्रता की मांग उन्होंने की। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले व्यक्तियों में संभवतः राजा राम मोहन राय सर्वप्रथम थे। खुद भी एक पत्रकार थे और बांग्ला भाषा में उनका पत्र निकलता था संवाद कौमुदी, तथा फारसी में मिराकल अखबार का प्रकाशन उन्होंने किया था। तो ब्रिटिश सरकार को जब ये डर हुआ कि विद्रोह हो सकता है हमारे खिलाफ, उस दौर में उसने पत्र पत्रिकाओं की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी। तब राय ने इसका विरोध किया। राजा राम मोहन राय का तर्क ये था कि प्रेस की स्वतंत्रता शासक और शासित दोनों के लिए हितकर है। शासन के लिए इस कारण हितकर है कि इससे उसे अपनी विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में जनता की क्या प्रतिक्रिया है, जनता क्या सोचती है, उसको सकारात्मक तरीके से लेती है कि नकारात्मक तरीके से लेती है, इसका उसको ज्ञान हो जाता है। दूसरी ओर जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो जनता के लिए भी हितकारी है, क्योंकि इससे जन सामान्य में ज्ञान का विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, आसपास का जो परिवेश है उसके प्रति उसमें जागरूकता आती है। तो शासक और शासित दोनों को ही इससे फायदा है। कुछ जैसे लोगों का ये मानना था कि प्रेस पे अगर हम पाबंदी नहीं लगाएंगे तो क्रांति हो सकती है, लेकिन राजा राम मोहन राय इससे विपरीत विचार रखते थे। उनका कहना था क्रांति तब होती है जब जनता की आवाज़ को दबाया जाता है। यदि जो शासक है उसके द्वारा जो नीतियाँ और कार्यक्रम बनाए गए हैं उसको लेकर अगर जनता में कोई नाराज़गी है, तो उस नाराज़गी का उसको पता कैसे चलेगा? उस नाराज़गी का उसको तभी तो पता चलेगा जब वो समाचार पत्र में पढ़ा जाएगा और फिर जनता की जो समस्या है उसके निराकरण का प्रयास किया जाएगा। तो मीडिया की आज़ादी से क्रांतियां नहीं होती, बल्कि मीडिया पर पाबंदी लगाने से क्रांति की संभावना अवश्य बलवती हो जाती है। इसी तरह से राय ने न्याय व्यवस्था पर भी अपने कुछ विचार दिए। भारत की न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जैसे उन्होंने इस पर एक किताब लिखी थी कि भारत की राजस्व एवं न्यायिक व्यवस्था। इसमें उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। जैसे पहला इसमें हम ले सकते हैं न्यायिक समानता का समर्थन। राजा राम मोहन राय न्यायिक समानता की बात करते थे। न्यायिक समानता का क्या मतलब है कि न्याय की जो प्राप्ति है वो सभी के लिए सुलभ हो, और भारत में प्रचलित न्याय की पंचायती प्रणाली से प्रेरित होकर बोर्ड के सम्मुख उन्होंने ये सुझाव दिया कि निष्पक्ष न्याय हेतु जूरी प्रणाली की स्थापना की जाए। इसमें ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों तथा अवकाश प्राप्त कर चुके वकीलों को नियुक्त किया जाए जिन्हें देश के कानूनों का पर्याप्त ज्ञान। तो जूरी प्रथा का उन्होंने समर्थन किया। फलस्वरूप सन 1827 में जूरी अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया, लेकिन इससे समस्या ये आई कि अधिनियम तो पारित हो गया, लेकिन न्याय व्यवस्था को इस पर धर्मगत भेदभाव पर आधारित कर दिया गया। ये व्यवस्था कर दी गई जूरी में कि जब न्यायालय में किसी क्रिश्चियन के ऊपर, किसी ईसाई के ऊपर अगर मुकदमा चलेगा तो उस समय कोई हिंदू या मुसलमान जूरी के रूप में कार्य नहीं करेगा। तो राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर हम निष्पक्ष न्याय चाहते हैं, न्यायिक समानता की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें इस बाधा को दूर करना होगा कि वो धर्मगत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मगत है तब वो निष्पक्ष न्याय नहीं
हो सकता वो पक्षपातपूर्ण होगा। उसके बाद उन्होंने नंबर 2 पे आप देखें, न्याय हेतु सामान्य भाषा की मांग। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए कोई इस तरह की भाषा होनी चाहिए कि जिसको जो न्यायिक अधिकारी हैं वो भी आराम से समझ सकें, बोल सकें, और जो आम जनता है वो भी उसको आराम से बोल सके और समझ सके। तो उन्होंने न्यायिक निर्णयों के प्रकाशन के लिए ऐसे समाचार पत्रों के प्रकाशन की आवश्यकता पर बल दिया। उस जमाने में जो है इस प्रकार के समाचार पत्र नहीं थे जिनमें न्यायिक निर्णयों को छापा जाए और जनता उनको समझ सके। तो न्याय की सुलभ प्राप्ति के लिए उन्होंने इस तरह की भाषा के इस्तेमाल पर बल दिया जिसे आम जनमानस भी आसानी से समझ सकता हो। नंबर 3 पे देखें कि प्रशासन तथा राजस्व के राजस्व संबंधी विचार। राममोहन राय द्वारा भारत में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधारों की आवश्यकता भी प्रतिपादित की गई तथा इस दृष्टि से प्रशासनिक पदों पर अधिकाधिक भारतवासियों की नियुक्ति की उन्होंने वकालत की कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति होनी चाहिए। अब उस दौर में क्या था कि बहुत मोटी तनख्वाह पर जो अंग्रेज थे, अंग्रेज अधिकारी, उनको रखा जाता था, तो इससे अनावश्यक तौर पर भारतीय किसानों पर और राजस्व व्यवस्था पर भार पड़ता था। उन्होंने कहा था कि कम वेतन में भारतीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया जाए, इससे जो है किसानों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा, राजस्व व्यवस्था पर कम बोझ पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने वकालत की। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व व्यवस्था में बदलाव करने पर भी बल दिया। उन्होंने भारतीय किसानों की दशा सुधारने हेतु ये सुझाव दिया कि लगान की दरों में कमी की जाए और स्थायी भू प्रबंध व्यवस्था को कायम करने पर उन्होंने बल दिया। तो इस प्रकार उन्होंने राजस्व की दृष्टि से ज़्यादा भारतीयों की अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की, पैरोकारी की और किसानों से लगान कम वसूला जाए, उनकी दशा को सुधारने का सरकार से आग्रह किया। राममोहन राय के कानून संबंधी विचार, हम इसको देखेंगे तो कानून की दृष्टि से विचार करते हुए राजा राममोहन राय ने सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं और रीति रिवाजों को उनका एक अनिवार्य आधार माना। इस दृष्टि से उनकी मान्यता थी कि कानून का आधार बहुत पहले से चली आ रही जो प्रथाएं हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो हो। बेस क्या है? ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, जो सामाजिक रूप से मान्य होने के कारण संप्रभु द्वारा कानून के रूप में बदल दिए जाते हैं। जनहित को ध्यान में रखकर संप्रभु चाहे तो इनमें बदलाव भी कर सकता है, लेकिन मनमाने बदलाव संप्रभु नहीं कर सकता है। यानी कोई ऐसी विधि है जो समय के अनुकूल नहीं रही है, बहुत पुरानी पड़ चुकी है, उपयोगिता उसकी बिल्कुल खत्म हो गई है और जनहितकारी भी नहीं है, जनता के हित में नहीं है, तो उसमें बदलाव किया जाना जरूरी है। तो भारत में अपराध विधि संहिता को बनाए रखने के भी पक्षधर थे ताकि अपराध की स्पष्ट व्याख्या हो सके। यह संहिता, उनका कहना था, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जाना चाहिए। शासकीय स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए वे शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के भी समर्थक थे। उनका मानना था कि शक्ति का एक ही स्थान पर जो है उसको केंद्रित होना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर वो स्वेच्छाचारी हो सकती है, मनमाना आचरण हो सकता है, तो उसका कई स्तरों पर बटा रहना ठीक है। इसके साथ साथ शासन के जो विभाग हैं वो उनमें अवरोध और नियंत्रण और संतुलन के जो है सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपने कानून पर विचार देते हुए मोटे तौर पर ये कहा कि जो समाज में पहले से चली आ रही प्रथाएं हैं, इन्हीं को संप्रभु कानून का रूप दे दिया करता है और यदि इनकी उपयोगिता, उपादेयता खत्म हो गई है, ये परिस्थिति के अनुसार नहीं रहे हैं, तो उनमें बदलाव करने का भी संप्रभु को अधिकार है। राजा राममोहन राय का जो दृष्टिकोण था वो बहुत व्यापक था
मानववाद और सार्वभौम धर्म संबंधी विचार भी राजा राममोहन राय के द्वारा प्रकट किए गए हैं। राजा राममोहन राय का अगर हम व्यक्तित्व ही देखें तो पूरा का पूरा वो मानवतावादी था और अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर आधारित था। वो खुद इसके जीते जागते स्वरूप थे और मानववाद में उनकी इतनी गहरी निष्ठा थी। इससे प्रभावित होकर ही उपयोगितावादी विचारक जेरेमी बेंथम ने उन्हें मानव जाति की सेवा में समर्पित अपना प्रिय और घनिष्ठ सहयोगी घोषित किया था। तो उनके मानववाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद का परिचय हमें उनके पत्रों में मिलता है, जो उन्होंने समय समय पर लिखे अन्य देशों के विद्वानों को। जैसे फ्रेंच जो विदेश मंत्री थे, उनको फ्रांस में उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसके उल्लेखनीय अंश इस प्रकार हैं कि अब यह सबको मान्य है कि केवल धर्म से ही नहीं बल्कि सहज बुद्धि और वैज्ञानिक अनुसंधान के शुद्ध निष्कर्षों से भी नतीजा निकलता है कि संपूर्ण मानव समाज एक महान परिवार है और उसकी विभिन्न जातियां, जो बिरादरियां हैं, नस्लें हैं, कौमें हैं, वो अनेक शाखाएं हैं। अतः सब देशों के प्रबुद्ध मनुष्य हर प्रकार से यथासंभव मानव संपर्क को बढ़ाने, फैलाने तथा उसमें जो व्यवधान हो उन्हें दूर करने की इच्छा रखते हैं, ताकि समस्त मानव जाति के पारंपरिक कल्याण और प्रगति में बढ़ोतरी हो सके। राजा राममोहन राय अपने इस मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण ही तत्कालीन वाद विवादों को एक ऐसे उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित कर पाए जहां व्यक्तिगत कटुता और वैमनस्य के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा में विश्वास के कारण एक ईश्वर की उपासना पद्धति पर बल दिया कि जो है, भले ही हमारे अलग अलग भिन्न भिन्न धर्म हो सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर है वो एक ही है, उसको आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। और इस प्रकार उस उदारवादी धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा को वो आगे ले जाने में सक्षम हुए। जो परंपरा जैसे गुरु नानक हैं, कबीर दास हैं, तुकाराम हैं, जैसे महान संतों ने स्थापित की थी। उन्होंने मानव भाईचारे पर बल दिया था, मनुष्य और मनुष्य की समानता पर बल दिया था। तो शुद्ध रूप में वो भारतीय संस्कृति के इस सिद्धांत के समर्थक थे कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी जो वसुधा है वो एक परिवार के ही समान है। और इस तरह से उनका जो नज़रिया था वो बहुत ही कैसा था, व्यापक था। मानवतावाद के वो प्रेमी थे और अंतर्राष्ट्रीयतावाद में उनका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास